नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रभु जी के ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बार बार पूछे जाने वाले सवाल को करने वाले हैं हिस्ट्री के, जो कि हमारे एसएससी, रेलवे, ये सब एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1948 में अर्नेस्ट मैकल ने उल्लेख किया कि लोथल के हड़प्पा शहर में जल निकासी व्यवस्था के लिए नदियों को किन ईंटों से बनाया गया था, या नालियों को किन ईंटों से बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पकी हुई ईंटों से बनाया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। लोथल की खोज 1954 में दोस्तों एस.आर. राव के द्वारा किया गया था, 1954 में। और जो हो सके यह गुजरात के भोगवा नदी के तट पर जो हो सके स्थित है। लोथल सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो हो सके बंदरगाह था दोस्तों, और एक व्यापारिक केंद्र भी था। और लोथल से ही धान की भूसी का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भी मिला है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ से युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं, जहाँ की स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था, इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए अगला अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला है जो है कि ऋग्वेद में वितस्ता किस आधुनिक नदी का प्राचीन नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा झेलम नदी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों झेलम नदी का प्राचीन नाम है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है दोस्तों, तो चलिए इसको करते हैं। तो झेलम नदी को यूनानी भाषा में हाइडेस्पीज कहा जाता था। हाइडेस्पीज का युद्ध जो हो सके 326 ईस्वी में जो हो सके दोस्तों हुआ था सिकंदर और राजा पोरस के बीच में, झेलम नदी के तट पर। और प्राचीन नदियों के नाम देख लेते हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम में कुछ पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट। तो पुरुषनी जो हो सके दोस्तों रावी को कहा जाता था, और इसी नदी के तट पर दशराज्य युद्ध का या 10 राजाओं का युद्ध जिसे कहा जाता है वह हुआ था। और अगला है अश्विनी जो हो सके चेनाब को कहा जाता है, विपाशा जो हो सके व्यास को कहा जाता है, और सुतुद्री सतलज को कहा जाता है। अगला है कि पट्टादकल कर्नाटक में स्थित जैन नारायण मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में किस राजवंश के संरक्षण में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि राष्ट्रकूट राजवंश के संरक्षण में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी। अगला है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, तो इसको देख लेते हैं। तो यह मंदिर के जो हो सके नागर और द्रविड़ दोनों शैली का जो हो सके मिश्रण था जो हो सके दोस्तों, और इन दोनों शैलियों के मिश्रण को वेसर शैली कहा जाता था। पट्टादकर का सबसे भव्य मंदिर विरूपाक्ष मंदिर था, जिसे रानी लोक महादेवी ने विक्रमादित्य द्वितीय की कांची के पल्लवों पर जीत की खुशी में बनवाया था। और अगला है राष्ट्रकूट वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा महाराष्ट्र में जो कि पड़ता है में विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि जो हो सके एक ही पत्थर के काट कर बनाया गया मंदिर था। अगला है दोस्तों कि पट्टादकल के पास स्थित ऐहोल को भारतीय मंदिर वास्तुकला का पालना कहा जाता है। याद रखिएगा, भारतीय मंदिर वास्तुकला का पालना कहा जाता है पट्टादकल के पास स्थित ऐहोल को। और राष्ट्रकूट वंश के स्थापना जो है कि दोस्तों दंती दुर्ग ने किया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाले प्रथम महिला कौन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो महाप्रजापति गौतमी भगवान बुद्ध की मौसी और सौतेली माँ थी, जिन्होंने उनकी माता महामाया की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण किया था। याद रखिएगा, महाप्रजापति गौतमी जो हो सके उनकी मौसी और सौतेली माँ भी थी, और उन्हें नहीं उनकी माता के मृत्यु के बाद जो हो सके उनका पालन पोषण किया। अगला है संघमित्रा जो हो सके सम्राट अशोक की पुत्री थी, इसको याद रखिएगा, जो कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार किया था। अगला है त्रिरत्न बौद्ध धर्म के 3 मुख्य स्तंभ थे, जो कि बौद्ध है, धम्म है और संघ है। बुद्ध, धम्म और संघ जो से हो जाएगा। अगला है कि बुद्ध के जीवन चरित्र की घटनाओं को विशिष्ट नामों और प्रतीकों से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग लिए हैं। तो महाभिनिष्क्रमण जो हो सके
गृह त्याग, जो महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया और उसका प्रतीक था घोड़ा, याद रखिएगा। अगला है कि सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिया था उसका कहा गया धर्मचक्र परिवर्तन और उसका प्रतीक था चक्र। और कुशीनगर में जो कि मृत्यु हो गई थी भगवान बुद्ध की, तो भगवान बुद्ध की मृत्यु के समय उसको महापरिनिर्वाण कहा गया और इसके प्रतीक को स्तूप के रूप में दिखाया गया है। बुद्ध के समय जो है कि 4 बौद्ध संहितियां हुई थी दोस्तों, और यह इसमें जो है कि प्रथम संहिति राजगृह में आजाद शत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संहिति दोस्तों वैशाली में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संहिति जो है कि पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में। और चौथा बौद्ध संहिति जो है कि दोस्तों कुंडलवन कश्मीर में हुआ था जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और यहीं से जो है कि दोस्तों बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित भी हो गया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। इसको याद रखिएगा, वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। अगला पॉइंट है इससे रिलेटेड कुछ दोस्तों कि इस महाजनपद में 16 महाजनपद थे। वज्जी महाजनपद कुल महाजनपदों की संख्या जो है कि 16 थी, जिसका उल्लेख अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलता है। वज्जी जो है कि विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है दोस्तों, विश्व का पहला गणतंत्र, और इसकी राजधानी वैशाली थी, इसको भी याद रखना है। अस्मक जो है कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था और यह जो है कि नदी तट पर, और यह जो है कि झेलम नदी के तट पर स्थित था। अगला पॉइंट है दोस्तों कि कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला प्राचीन काल में शिक्षा और व्यापार का सबसे प्रमुख केंद्र था, इसको याद रखना है कि गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। और अगला पॉइंट है कि मल्ल महाजनपद की राजधानी जो है कि कुशीनगर थी और भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण भी यहाँ पे ही प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। अगला है कि मत्स्य महाजनपद, यह आधुनिक राजस्थान के जयपुर और अलवर क्षेत्र में स्थित है, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। अगला है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 8 वर्षों के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। अगला है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इस युद्ध का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, उनको सेंट्रोकोटस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और बिंदुसार जो कि जिन्हें अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है, इसका अर्थ होता है कि शत्रुओं को वध करने वाला, और यह जो है कि आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, यह भी याद रखना है। और अगला है दोस्तों कि बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी 185 ईसा पूर्व में, और यह जो है कि मौर्य साम्राज्य का इसी के साथ अंत हो गया था दोस्तों। तो बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अगला है कि इंडिका यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, और जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह जो है कि आया था मेगास्थनीज, और इसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। अगला पॉइंट है कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित था, जो कि मूलतः अशोक द्वारा निर्मित किया गया था। अगला पॉइंट है कि बराबर गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के द्वारा भिक्षुओं के लिए निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस गुप्त शासक ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से करके
वाकाटक वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है दोस्तों कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। और गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस दौरान कला, विज्ञान, साहित्य और वास्तुकला में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। अगला पॉइंट है कि महान शासक चंद्रगुप्त को उनकी सैन्य विजयों के कारण इतिहासकार V.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखिएगा। और अगला पॉइंट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के उस प्रसिद्ध सेनापति का नाम क्या था जिसके वीरता के कारण अपने समय का रुस्तम कहा जाता था और उसकी मृत्यु मंगोल से लड़ते हुए हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जफर खां इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। मलिक काफूर यह अलाउद्दीन का सेनापति था जिसने दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व किया था दोस्तों, और यह दक्षिण भारत में देवगिरी और वारंगल पे जो है कि आक्रमण किया था। फिर अगला है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो है कि माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को याद रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है कि चौगान खेलते समय हो गए थे घोड़े से गिरकर। अगला है कि इल्तुतमिश ने शासन को व्यवस्थित करने के लिए इक्ता प्रणाली जो कि भूमि अनुदान व्यवस्था थी और 40 वफादार गुलाम सरदारों का गुट जो है कि बनाया था, जिसको कि तुर्कान चहलगानी कहा गया। इसीलिए याद रखिएगा दोस्तों इक्ता प्रणाली और तुर्कान चहलगानी को शुरू किया था इल्तुतमिश ने। अगला पॉइंट है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है कि जन कल्याणकारी कार्यों को देखेंगे तो उसने जो है कि दोस्तों नहरों के जाल को बिछाया था, जजिया कर को ब्राह्मणों पर भी लागू कर दिया था, यह भी याद रखिएगा। जजिया कर को ब्राह्मणों पर भी लागू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। और दासों के लिए इसने एक अलग विभाग दीवान बंदगान की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है कि लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था दोस्तों, याद रखिएगा। और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के में जो है कि बाबर ने उसे पराजित कर दिया था और उसे मार दिया था, जिससे दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था और मुगल साम्राज्य की उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन पर प्रस्ताव पेश किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जो है कि जनक माना जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक। अगला पॉइंट है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, जो कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था और इसने द्वैध शासन को समाप्त किया था। अगला पॉइंट है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा नीति लॉर्ड डलहौजी ने इसे लागू किया था और इसके समय में ही 1853 में भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से थाने तक चली थी। अगला पॉइंट है कि सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है कि लाया गया था और वो खुद को बंगाल का शेर कहता था। अगला जो है कि क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदभाव से लड़ने के लिए दोस्तों 1894 में किस संगठन की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी ने दोस्तों यह नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो है कि हुआ था और इसमें जो है कि गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था जो कि नील की खेती के खिलाफ था। याद रखिएगा नील की खेती के खिलाफ था, यह एग्जाम में पूछता है। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था
और इसमें जो है कि ब्रिटेन सरकार के खिलाफ पहला बड़ा राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था, जो जिससे चौरा चौरी कांड के बाद जो है कि दोस्तों इसको वापस ले लिया गया था। अगला पॉइंट है पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, यह भी याद रखिएगा, जो कि महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच दलितों के निर्वाचन मंडल को लेकर महत्वपूर्ण समझौता हुआ था। अगला पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और इसी में जो है कि करो या मरो का नारा दिया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह से जीके जीएस के प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।